हेडिंग डालिए बाबू आप लोग, संक्षारण। संक्षारण कोरोजन, हमने एक धातु की छड़ ले लिया है। क्या ले लिया बाबू? धातु की छड़। हमने धातु की छड़ को ले लिया है। अब इस धातु की छड़ को हम खुले वायुमंडल में या वायु में फेंक दे रहे हैं। कहां फेंक दे रहे हैं भैया? इसको वायु में फेंक दे रहे हैं। वायु कहिए या वायुमंडल कहिए, वायुमंडल में इसको क्या कर दे रहे हैं बाबू? फेंक दे रहे हैं। इस आज जब छोड़ देते हैं तो इस पर एक प्रकार की परत जम जाती है। क्या जम जाती है बाबू? एक प्रकार की परत जम जाती है। इसी परत को हम जंग या मूर्छा, अंग्रेजी में रस्ट कहते हैं। तो ये बाबू समझ में आया है ना? कठिन तो नहीं है परिभाषा। देखिए कितना आसान मिल गया, नहीं मिल गया? फिर एक बार और आप लोगों को बताते हैं। हम आपको ये बता रहे हैं बाबू कि हम किसी धातु की छड़ को लेते हैं और उस धातु की छड़ को खुले वायु में छोड़ देते हैं। तो कुछ समय बाद हम देखते हैं इस धातु की छड़ पर एक प्रकार का परत जम जाता है। क्या जम जाता है बाबू? एक प्रकार का परत जम जाता है। ये परत ही ना है, तो एक प्रकार का परत जम जाता है। तो इसी परत को हम क्या कह देते हैं बाबू? जंग या मूर्छा कहते हैं। समझ में आ गया? अब इस जंग या मूर्छा के द्वारा, क्या बाबू? इस जंग या मूर्छा के द्वारा इस धातु का धीरे धीरे क्षरण होने लगता है, यानी धातु धीरे धीरे खराब होने लगती है। तो इस जंग या मूर्छे के द्वारा धातु धीरे धीरे क्षरित होने लगता है, अर्थात धातु का धीरे धीरे क्षरण होने लगता है। तो उसी को हम लोग क्या कह देते हैं बाबू? संक्षारण कह देते हैं। संक्षारण कह देते हैं। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? कोई परेशानी? फिर समझिएगा। हम आपको बता रहे हैं कि हम धातु की छड़ को लेते हैं, खुले वायु में छोड़ देते हैं। तो कुछ समय बाद उस पर एक प्रकार का परत जम जाता है। उसी परत को हम जंग या मूर्छा के नाम से जानते हैं। और इस जंग या मूर्छे के द्वारा धातु का धीरे धीरे क्षरण होने लगता है। और इसी क्षरण को हम क्या कह देते हैं? संक्षारण कह देते हैं। क्या क्लियर हो रहा है? अब उदाहरण जान लेते हैं। उदाहरण जान लेते हैं। उदाहरण जैसे बाबू लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, सिल्वर का काला पड़ना, सिल्वर का काला पड़ना, कापर पर हरी परत चढ़ना, कापर पर हरी परत चढ़ना, ये सब जंग या मूर्छा के या संक्षारण के क्या है? उदाहरण है। अब जैसे संक्षारण है ना, संक्षारण को कौन कौन से कारक प्रेरित करते हैं? संक्षारण लगने में यानी लोहे पर जंग लगने में कौन कौन से कारक उत्तरदायी होते हैं, हम उसको जान ले। पहला तो आपका बाबू यही होता है धातु की क्रियाशीलता। क्या होती है बाबू? धातु की क्रियाशीलता, अर्थात धातु पर जंग लगने का पहला कारण क्या है? धातु की क्रियाशीलता। जैसे
जो धातु जितने अधिक क्रियाशील होगा उस पर जंग उतना ही जल्दी लगेगा, उतना ही तेज लगेगा। उदाहरण के तौर पे आप सोना लीजिए और लोहा लीजिए, दोनों के एक साथ मिट्टी पर फेंक दीजिए और 6 महीने बाद सोने को निकालिए, उठाइए और लोहे को उठाइए, देखिएगा लोहे पर जंग लग गया होगा लेकिन सोने पर जंग नहीं लगा होगा। यानी सोने से ज्यादा क्रियाशील क्या होता है बाबू? लोहा होता है। तो क्रियाशीलता के कारण भी जंग लगता है, पहला कारण पता चला। दूसरा कारण, अशुद्धियों की उपस्थिति। अशुद्धियों की उपस्थिति, यानी अशुद्धियों की उपस्थिति के कारण भी जंग तेजी से लगता है। जैसे मान लीजिए कोई भी धातु है, उस धातु में अगर अशुद्धि है यानी कोई खराबी है तो पहले जंग लग जाता है, खराब हो जाता है। अच्छा, अगला पॉइंट, विद्युत अपघट्य की उपस्थिति के कारण। क्या बाबू? विद्युत अपघट्य की उपस्थिति। संक्षारण को प्रेरित करने वाले कौन कौन से कारक है बाबू? धातु की क्रियाशीलता है, अशुद्धियों की उपस्थिति है और क्या बाबू? विद्युत अपघट्य पदार्थ की। जैसे मान लीजिए जिंक के राड में जिंक सल्फेट को हम डालते हैं तो धीरे धीरे जिंक की राड क्या हो जाती है? गल जाती है। तो बताइए विद्युत अपघट्य पदार्थ की उपस्थिति के कारण राड खराब हो जा रही है, नहीं हो जा रही है? यहां तक आप लोगों को क्लियर हुआ। अब आइए, कोई धातु है, उस धातु की तन्यता भी काम करती है। क्या करती है? तन्यने की क्षमता पर भी वह धातु खराब होती है। क्लियर हो गया? अर्थात धातु की तन्यता, धातु की तन्यता, इससे भी यह प्रभावित होती है। वायु की नमी भी। क्या बाबू? वायु की नमी, वायु की नमी के कारण भी धातु क्या होती है? संक्षारित होती है, अर्थात धातु पर जंग लगता है। ठीक, क्लियर हो गया? बोलिएगा बाबू। अब मिटा दें। बस 5 मिनट पेशेंस बनाए रखिए, खत्म हो जाएगा यह पाठ। हेडिंग डाल लीजिएगा, संक्षारण की क्रियाविधि। मैकेनिज्म, मैकेनिज्म ऑफ कोरोजन, मैकेनिज्म ऑफ कोरोजन। हम जानते हैं कि वायुमंडल में हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, नाइट्रोजन होता है, लेकिन स्पेशली जो नमी होती है वायुमंडल में वह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कारण होती है। किसके कारण होती है बाबू? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कारण नमी होती है। तो सपोज कर लीजिए बाबू, ये हमारा कोई मेटल है। क्या बाबू? कोई मेटल है, यह ऑक्सीजन से क्रिया करेगा, वायुमंडल के ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो क्या बना लेगा बाबू? MO बना लेगा, अर्थात मेटल ऑक्साइड बना लेगा। क्या बना लेगा? मेटल ऑक्साइड बना लेगा। कोई परेशानी आप लोगों को? तो देखिएगा, मेटल ऑक्साइड बना लिया, यानी जब इस पर ऑक्साइड की परत चढ़ गई, अरे भैया ये मेटल है, शुद्ध है, लेकिन जो इस पर ऑक्सीजन की परत चढ़ गई, धीरे धीरे इस पर जंग लगना शुरू हो गया। या ये बाबू हमारा मेटल है। क्या है? मेटल है। और अभी अभी बताएं कि वायुमंडल में क्या पाई जाती है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाई जाती है। अर्थात हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब पाई जाती है तो ये आपस में मिल करके जल बना लेते हैं, इसीलिए वायुमंडल में नमी रहती है। तो यहां हमने H2O लिख दिया। क्या लिख दिया बाबू? H2O लिख दिया। क्या कोई परेशानी आप लोगों को? तो यहां H2O मतलब नमी। क्या बाबू? H2O मतलब नमी, समझिएगा आप लोग। तो बनेगा क्या बाबू? MOH का होल ट्वाइस और बाहर आपका क्या निकल जाएगा?
H2 हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगा। ऊपर ऑक्साइड बना, क्या बाबू बना? ऑक्साइड, अर्थात मेटल ऑक्साइड बना। नीचे क्या बना बाबू? मेटल हाइड्रोक्साइड बना। कोई परेशानी आप लोगों को? अब समझिएगा, ये बना और लोहे पर परत जम गया। अब धीरे धीरे इक्के अणुओं पर पानी का आयका, लोहा पर अनगिनत अणु आएंगे, तो ये मेटल हाइड्रोक्साइड बना। फिर इस मेटल हाइड्रोक्साइड पर MOH का होल ट्वाइस पर किसकी क्रिया होगी बाबू? H2O की क्रिया होगी, यानी फिर जल इस पर गया। क्या गया? जल गया। तो क्या बन गया बाबू? MOH का होल थ्राइस बना। क्या बन गया? MOH का होल थ्राइस। बाहर क्या बच गया बाबू? एक O और दो O, 3 O हो गया। कोई परेशानी? अच्छा, एक 2 H है और एक H, यहां से 3 H और एक H हमने क्या कर दिया बाबू? बाहर निकाल दिया। क्या बैलेंस हो गया? बात तो वही हुआ। यहां तक क्लियर हुआ? अब गौर से समझिएगा, ये इक्वेशन बचा, ये भी हाइड्रोक्साइड ही बना है। अब ये हाइड्रोक्साइड MOH का होल थ्राइस, अब यह NH2O से क्रिया करेगा, यानी अनगिनत, भाई छोड़ देनी तो इक्के और 2 अणु ना होता। अब अनगिनत अणु आकर के ऊपर धातु पर बैठ रहा है। समझ में आ गया नहीं? क्या जब ये अनगिनत अणु धातु पर आकर के बैठ रहा है तो बनाता क्या है बाबू? गौर से देखिएगा, आपका बनता है M2O3 इंटू NH2O बनता है। क्या बनता है? H2O बनता है। और यही आपका क्या कहलाता है बाबू? मूर्छा कहलाता है। क्या कहलाता है? मूर्छा या जंग कहलाता है। समझ में आ गया? जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोहे की क्रियाविधि को आपको समझा रहे हैं। किसकी क्रियाविधि को बाबू? लोहे की क्रियाविधि। लोहे को जानते हैं कि लोहा जो होते हैं ऑक्सीकरण क्रिया प्रदर्शित करते हैं। हर सभी धातुओं में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। क्या हम लोग नहीं जानते हैं? तो बोलिएगा। तो लोहा जो होता है एनोड का कार्य करता है, अर्थात ए नोड। तो हम Fi ले ले, लोहे का सूत्र Fi है, तो Fi में से क्या निकलेगा बाबू? Fi2+ बनेगा और कितना इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। देखिए ऑक्सीकरण की क्रिया हो गई। किस पर हो रही है बाबू? एनोड पर हो गई। यहां तक कोई परेशानी? अब अगला सुनिएगा, लोहे पर जंग लग रहा है। किसके कारण से जंग लग रहा है बाबू? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कारण। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के क्या बना लेते हैं बाबू? जल बना लेते हैं, अर्थात नमी तो वही है। अर्थात यह देखिएगा बन गया। अब यह कैथोड पर H2O ले लें। कैथोड पर किसको ले लें? H2O को पहले ले लें। H2O को तोड़ ले तब आगे बढ़े। गौर से देखिएगा बाबू, तो वायुमंडल से क्या मिल रही है? नमी मिल रही है ना। वायुमंडल से क्या मिल रही है? नमी। नमी का फार्मूला क्या होता है बाबू? H2O। कोई परेशानी? यहां से हम इलेक्ट्रॉन को ले ले। क्या कर ले? इलेक्ट्रॉन को ले ले। बनेगा हमारा OH- आयन प्लस H2 बनेगा। क्या बनेगा? OH- आयन और क्या बनेगा? H2 बनेगा। तो अब इसको बैलेंस कर ले। क्यों बोलिएगा? क्या बैलेंस है? नहीं बैलेंस है। तो कितने हाइड्रोजन को यहां कर ले? यहां हम इसके सामने 2 जोड़ दे, तो यहां हम क्या कर ले बाबू? 2OH- आयन कर ले। देखिए बैलेंस है। बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है? इलेक्ट्रॉन की संख्या यहां कितनी है? 2 है। यहां भी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 2 है। कोई परेशानी आप लोग को यहां तक समझ में आया? बोलिएगा, समझ में आ रहा है? तो ये कैथोड पर क्रियाएं हो रही हैं। अब हमको एनोड से क्या ले लें बाबू? Fi2+। फिर एक बार समझते हैं, उसके बाद से इसको बता रहे हैं। जितने धातुएं होती हैं सभी धातुएं ऑक्सीकरण की क्रिया प्रदर्शित करती हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालती है।
तो हम आयरन की क्रियाविधि को समझा रहे हैं। तो देखिएगा, हमने आयरन ले लिया है, आयरन यहां से इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दिया, तो आयरन 2+ बन गया, अर्थात फेरस आयन बन गया। इसका नाम क्या होता है बाबू? फेरस आयन नाम होता है। क्या नाम होता है? फेरस आयन नाम होता है। फेरस आयन नाम बन हो गया। और वायुमंडल में जो नमी होती है, नमी का मतलब H2O, जो नमी होती है वह कैथोड का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? कैथोड का कार्य करता है। तो वायुमंडल की जो नमी होती है, एनोड से जो इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुआ है, अर्थात आयरन से जो इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुआ है उसको ग्रहण कर लिया, और यह किस में परिवर्तित हो गया बाबू? हाइड्रोक्साइड आयन में परिवर्तित हो गया। इसका क्या नाम है बाबू? हाइड्रोक्साइड आयन। क्या बन गया बाबू? हाइड्रोक्साइड आयन बन गया। कोई परेशानी आप लोगों को? अब एनोड से हम Fe2+ आयन ले लिए, और कैथोड में हमारा क्या बचा हुआ बाबू? OH- आयन बचा हुआ है। क्या है? OH- आयन बचा हुआ है। अब ये आपस में रिएक्शन करेंगे। क्या करेंगे? आपस में रिएक्शन करेंगे। तो क्या बन गया बाबू? FeOH का होल ट्वाइस। क्या बना? FeOH का होल ट्वाइस। इसको हम बैलेंस करने के लिए यहां क्या कर दें? 2 लगा दें। क्या MeOH का होल ट्वाइस नहीं बना है? यही तो रिएक्शन हो रहा है यहां। समझ में आ रहा है आप लोगों को? यहां हाइड्रोजन देखिए निकला है, यहां भी आपका हाइड्रोजन निकला हुआ है। अब इसका क्या नाम है बाबू? फेरस हाइड्रोक्साइड नाम है। क्या नाम है? फेरस हाइड्रोक्साइड। फेरस हाइड्रोक्साइड नाम है। अब ये फेरस हाइड्रोक्साइड फिर जल से क्रिया कर लेगा। देखिए यहां जल से क्रिया किया है कि नहीं किया है? किया है। तो फिर ये जल से क्रिया करेगा, FeOH का होल ट्वाइस प्लस H2O। बोलिएगा तो क्या बना लेगा बाबू? FeOH का होल थ्राइस प्लस क्या बाहर निकल जाएगा? H+ आयन। क्या सेम इक्वेशन हो रहा है? तो फेरस से यह किस में परिवर्तित हो गया? फेरिक आयन में। किस में परिवर्तित हो गया? फेरिक आयन में, अर्थात फेरिक हाइड्रोक्साइड बना लिया। क्या बना लिया? फेरिक हाइड्रोक्साइड बना लिया। यहां तक समझ में आ गया? अब गौर से देखिएगा, फिर इस पर जल की क्रिया होगी, अर्थात नमी की क्रिया होगी। तो अब तमाम ऐसे दिखाते जाएंगे तो पता चलेगा, बोर्ड भर जाएगा। तो क्या हम जल को सीधे यन अणु ले लें क्या? हाँ, अर्थात हम लिख लें FeOH का होल थ्राइस प्लस, बोलिएगा, NH2O। क्या बना लेगा बाबू? गौर से देखिएगा, Fe2O3 इंटू NH2O। देखिएगा यही जंग का फार्मूला है। किसका फार्मूला है बाबू? जंग का फार्मूला है। सेम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? जंग या मूर्छे का फार्मूला, जंग या मूर्छा। क्या ये फार्मूला आप लोगों को याद रहेगा? कोई पूछ दे कि ये बताइए इसका नाम क्या है, जंग का नाम क्या है, तो क्या बताइएगा? देखिएगा ये फेरिक ऑक्साइड है और ये जल है, तो जल को हाइड्रेट हम कहते हैं। हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड नाम है। क्या बाबू? हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। समझ में आ रहा है आप लोगों को? यहां से क्वेश्चन पूछेगा कि ये बताइए जंग या मूर्छा का फार्मूला बताइए। क्या बताइए? जंग या मूर्छा का फार्मूला बताइए। तो जंग या मूर्छे का फार्मूला क्या होता है? ये होता है, किसी भी धातु के लिए यह होता है और आयरन के लिए आपका यह होता है। बता देंगे हम। संक्षारण से बचाओ, हेडिंग डाल लीजिए, संक्षारण से बचाओ। संक्षारण से बचाओ। मान लीजिए लोहे को हम लोग संक्षारण से बचाने के लिए क्या करते हैं बाबू? पेंट लगाते हैं। क्यों? पॉलिश लगाते हैं, पेंट लगाते हैं।
पालिश लगाते हैं, तारपीन लगाते हैं, ग्रीस लगाते हैं, तेल लगाते हैं। जैसे लोहे पर जंग लग रहा है, किस पर जंग लग रहा है? तो लोहे को हमको जंग से बचाना है तो इतना तो करते ही है। तो लोहे की परत पर, ठीक ना, उसको संक्षरण से बचाने के लिए, गौर से समझिएगा, लोहे को संक्षरण से बचाने के लिए लोहे पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है, तो इसको गैल्वेनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? गैल्वेनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण कहते हैं। क्या आप लोगों को समझ में आ गया? परीक्षा में पूछ देगा गैल्वेनीकरण किसे कहते हैं, तो हम क्या कहेंगे बाबू? लोहे को संक्षारण से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है, तो उसे हम क्या कह देते हैं? गैल्वेनीकरण कह देते हैं। कोई परेशानी आप लोगों को? अच्छा, अब समझिएगा, यदि पीतल पर, किस पर बाबू? पीतल पर, यानी पीतल को संक्षारण से बचाने के लिए इस पर यदि टीन का लेप चढ़ाया जाता है, किसका लेप चढ़ाया जाता है? टीन का लेप चढ़ाया जाता है, तो इसको विद्युत लेपन कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? विद्युत लेपन कहते हैं। समझ में आ रहा है? कोई परेशानी? उतार लीजिए। भाषा लिखवा दी।